पति पत्नी एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। पत्नी फोन चला रही थी और तभी अचानक से पत्नी को कोई बात याद आती है। उसके बाद पत्नी फोन को वहीं पर रखकर एकदम से वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी पति जो होता है वो उस फोन को उठाता है और वैसे ही देखने लगता है। लेकिन तभी उसे उस फोन के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद पति आग बबूला हो जाता है और उसके बाद फौरन से अपनी बहन को बुलाता है। जब बहन को बुलाता है तो बहन भी उसे कुछ ऐसा वैसा बताती है, जिसके बाद 15 दिन के अंदर वो अपनी बहन की भी शादी करा देता है और साथ में जो उसकी पत्नी होती है उसको तलाक दे देता है शादी संपन्न होते ही। क्या था ऐसा उस फोन में जिसके चलते 15 दिन के अंदर तो उसने अपनी बहन की शादी करा दी और उसके बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर एक भरा पूरा परिवार रहा करता है। परिवार में कौन कौन? एक भाई और एक उसकी बहन। साथ में उस भाई की शादी हो रखी है और बच्चा अभी उसको कुछ हुआ नहीं है। भाई कंपनी में काम किया करता है और उसकी जो पत्नी है वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती है, क्योंकि उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगा करता है तो इसीलिए उसने अपने पति से इजाज़त लेकर वहां पर पढ़ाने लगती है। जो उनकी बहन होती है वह कॉलेज जाया करती है और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है। भाई का नाम राजेश होता है, भाभी का नाम आरती होता है और जो उनकी बहन होती है उसका नाम खुशी होता है। सभी लोग खुशियों के साथ घर के अंदर रह रहे थे और यहाँ पर राजेश ने, चूंकि राजेश कंपनी में काम किया करता है तो कई बार रात भर उसे घर से बाहर रहना पड़ता है, तो इसीलिए एक गेटमैन भी कर रखा है जिसका नाम होता है नीरज। नीरज जो कि जवान लड़का है, 20-21 साल उसकी उम्र होगी और वह अच्छे से घर को संभाला करता है और रोज रात को वहां पर पहरा दिया करता है। यहाँ पर यह सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब पति पत्नी यानी कि जो राजेश है वह अपनी पत्नी आरती के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ बात कर रहा था, तो तभी अचानक से आरती जब फोन चलाती हुई अपने पति से बात कर रही थी तो उसे कोई बात याद आ जाती है, यानी कोई काम याद आ गया था और उसके बाद एकदम से वो अपने फोन को बिस्तर पर डालती है और वहां से चली जाती है। अब पति जैसी पत्नी जाती है तो उसके बाद देखता है कि उसका फोन जला हुआ है और उसका लॉक नहीं लगा हुआ है। तो उसके बाद वह एकदम से फोन को उठा लेता है ऐसे ही और उसे खोलकर देखने लगता है। यूं ही, मतलब कि उसको कोई इंटेंशन नहीं थी कि कुछ ऐसा वैसा उसे मिले, लेकिन जैसे उस फोन को वो चलाकर देखता है तो उसके अंदर उसे एक वीडियो दिखता है, जिस वीडियो के अंदर उसकी जो छोटी बहन है खुशी, वह इस घर के वॉचमैन के साथ कुछ आपत्तिजनक कर रही है। अब इस बात को देखते हुए पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यह वीडियो उसकी पत्नी के फोन में था और जब वह इस वीडियो की डेट चेक करता है तो वो आज से कई महीनों पहले का था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद जो राजेश होता है वो एकदम से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जोरदार आवाज लगाकर अपनी पत्नी आरती को कमरे के अंदर बुलाता है। पत्नी वहां पर आती है। आने के बाद पत्नी पूछने लगती कि क्या हुआ, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हो? तो उसके बाद जो राजेश होता है वह उसके सामने उस वीडियो को रख देता है। कहता है कि ये सब क्या है और जब तुम्हें इस चीज के बारे में पता थी तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी क्या? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि मैं आपको बताना ही चाहती थी, लेकिन पहली गलती हर कोई माफ कर दिया करता है और आप भी इस गलती को माफ कर दो। बिल्कुल भी इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहता है कि कानो कान तो खबर नहीं होती, लेकिन एक बार मैं उसे समझा तो देता, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी मना करने लगती है और कैसे भी करके जोर देती है कि वह अपनी बहन से इस बारे में कुछ भी ना कहे। जब पत्नी इस बात के बारे में ज्यादा जोर देती है तो राजेश को दाल में कुछ काला लगता है और इसके बाद वह आवाज लगाकर अपनी बहन को बुला लेता है, जो कि दूसरे कमरे में लगभग सोने ही जा रही थी। उसके बाद उसकी जो बहन होती है खुशी, वह भी दौड़ी दौड़ी वहां पर आती है और आने के बाद जैसे ही अपने भैया का ऐसा चेहरा देखती है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसके बाद डरी सहमी से उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ भैया बताओ क्या बात हो गई। इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वो उसकी भाभी के फोन का जो वीडियो था उसके बारे में उसे बताता है और कहता है कि मेरे पीछे से तुम ये सब कुछ किया करती हो घर में, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। अब इस बात को सुनकर जो बहन होती है वो एकदम से
पहले तो नीचे सर करती है, लेकिन जब भैया दो चार बातें और कहता है तो उसके बाद कहने लगती है कि भैया मैं ये सब कुछ नहीं करती, लेकिन मैंने भाभी को ये सब कुछ करते हुए किसी और के साथ देख लिया और उसके बाद मुझे भी लगा कि मुझे भी ये सब कुछ करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी होती है यानी कि जो आरती थी, वह एकदम से अपने सर को नीचे की तरफ कर लेती है और पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक वह यही कर रही थी कि कैसे भी करके मेरे बारे में अपने भैया को ना बता दे। अब जैसे ये बात राजेश सुनता है तो उसके बाद अपनी पत्नी की तरफ देखता है और जैसी पत्नी की तरफ देखता है और उसका सर झुका हुआ देखता है तो उसके बाद वह समझ जाता है। यहां पर ऐसा कहकर जो ननद होती है यानी कि जो खुशी थी, वह अपने मोबाइल फोन निकालती है और उस मोबाइल फोन के अंदर से उसकी पत्नी का वीडियो उसके कॉलेज के एक टीचर के साथ, जो कि इसी घर के अंदर का है, इसी रूम के अंदर का है जिस रूम में वो बैठे हैं, उस वीडियो को उसे दिखा देती है अपने भाई को। अब जैसे ही भाई ये वीडियो देखता है तो उसके बाद अपने माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है और बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है। वह सोचता है कि अगर इन बातों को मैं घर से बाहर लेकर गया तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी और पहले ये जो सब कुछ भी हो रहा है उसको समझाना पड़ेगा। पहले अपनी बहन की शादी करा देता हूं और उसके बाद देखता हूं कि आगे क्या होता है। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन की तरफ करता है मुंह और कहने लगता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि तेरी भाभी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलत होगी। ये तो बहुत ही गलत है ना। इस बात को सुनकर जो उसकी बहन होती है खुशी, वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है भैया माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो राजेश होता है भाई, वह कहने लगता है कि ठीक है माफ कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बारे में बाहर किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी जल्द से जल्द शादी करा दूंगा और शादी करने के बाद तू अपने पति के साथ ही सब कुछ खुलकर करना और कोई भी दिक्कत नहीं है। बहन कहने लगती है कि भैया मुझे अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन भाई कहता है कि बहन देखो पढ़ाई लिखाई वहां पर कर लेना, अगर वो तुझे करा दे तो ठीक है, वरना जैसा तुझे वो रखे वैसा रह लेना। और अगर इससे भी तेरा मन नहीं कर रहा है कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, अगर जबरन इस बात के लिए तुमने कहा तो आज से ही ये घर छोड़कर चली जाओ जहां तुम्हें जाना है। मैं तुम्हें अब इसके बाद इस तरह से नहीं रख सकता। इस बात को सुनकर बहन चुप हो जाती है। भैया आनंद फानन में उसके लिए एक लड़का ढूंढता है और अच्छा खासा दहेज देकर उस लड़के से अपनी बहन की शादी करा देता है 15 दिन के अंदर। अब जैसे ही बहन की शादी सकुशल होती है तो उसके बाद अगले ही दिन वह अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कोर्ट में ले जाता है और कहता है कि मुझे तलाक दे दो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत चारों तरफ उछले। अब यहाँ पर पत्नी पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं रहने दो, मैं तलाक नहीं दे रही और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन पति कहता है कि मैं जानता हूं जब एक बार किसी को इस तरह की आदत लग जाती है तो वह छूटती नहीं है। कई सारे केस ऐसे मैंने देख सकते रखे हैं और मैं नहीं चाहता अपने ऊपर कोई भी खतरा लेना, तो इसीलिए भला इसी में है कि तुम चुपचाप मुझे तलाक दे दो और मैं भी तुमसे अलग होना चाहता हूं। ऐसा कहकर राजेश उसे ले जाने लगता है, लेकिन जो पत्नी थी वह राजेश के सामने तो ऐसा महसूस करती है, यानी कि दिखाने की कोशिश करती है कि उसे बहुत दुख है, लेकिन जब राजेश कहता है तलाक देने के लिए तो उसके बाद वो बड़ी खुश होती है। दरअसल यहाँ पर जो उसकी पत्नी आरती होती है, वो जिस लड़के के साथ उसका वीडियो था वह और कोई नहीं उसके साथ स्कूल में पढ़ा था और उसके बाद इन दोनों में मन ही मन ढेर सारी बातें चल रही थी, लेकिन उस टाइम पर ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाए थे। उसके बाद जब आरती स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है और वह जो लड़का था जिसका नाम अमन था वह वहां पर पहले से ही काम किया करता था, तो दोनों की फिर से आंखें मिलती हैं और आंखें मिलने के बाद आरती और अमन दोनों एक दूसरे से फिलहाल अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और यहाँ पर जो आरती होती है वह अमन के साथ खुश रहने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अमन ने कहा था कि तुम कैसे भी करके अब लेट हो गया, वरना मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अब आरती जब ये सुनती है कि उसका पति उसे तलाक दे रहा है तो वह मन ही मन बड़ी खुश होती है, भले बाहर से ये चीज दिखाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब वह उसे तलाक देने के लिए वहां पर चला जाता है तो ये बात आरती के घर वालों तक पता चल जाती है। अब जैसे ही घर वाले आते हैं तो वह अपने दामाद को धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम इस तरह से तलाक नहीं दे सकते, लेकिन तभी जो दामाद होता है वह उस वीडियो को उनके सामने कर देता है। अब जैसे ही वो लोग ये वीडियो देखते हैं, और दिल्ली का मामला था क्योंकि दिल्ली में पहले भी ऐसे कई कारनामे हो चुके हैं जहां पर पत्नियों ने अवैध संबंधों के चलते पतियों के साथ बहुत गलत कर दिया है, तो इसी वजह से जो आरती के घर वाले हैं वह भी इस बात के लिए फोर्स नहीं करते हैं और अपनी बेटी को ही खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कि बेटी अब तो सही यही है कि तू तलाक ले ले, और तलाक लेने के बाद हमारे घर के दरवाजे भी तेरे लिए पूरी तरह से बंद है। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, लेकिन तभी जो आरती होती है वह कहती है कि बहुत हो गया,
दिया ड्रामा, कोई बात नहीं, तलाक ही तो दे रहे हैं और मुझे भी तलाक लेना अच्छा लग रहा है, मैं भी तलाक लेना चाहती हूँ, मैं भी नहीं रहना चाहती इसके साथ, क्योंकि इससे मेरी शादी तो हो गई है लेकिन अब तक हम लोग अच्छी तरह से घर के अंदर नहीं रहे हैं। कई बार कई दिनों के लिए घर से बाहर रहा करते हैं और उस टाइम पर मुझे तन्हाइयाँ काटा करती हैं। ये बात सुनकर राजेश जो होता है वह अपने फैसले पर कायम हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी आरती को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद राजेश अपने घर के अंदर रहने लगता है और उसकी बहन ससुराल जा चुकी थी और उसने कह दिया था कि बहन अब यहाँ पर आने की तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगा। अब भाई ने बहन को तो विदा कर दिया, पत्नी को तलाक दे दिया, अकेला उस घर के अंदर रहा करता है और अब पूरा टाइम अपनी ड्यूटी को दिया करता है। धीरे धीरे करके जो राजेश होता है उसे अपने परिवार की याद तो आया करती है, लेकिन फिर वह सोचता है कि कैसा परिवार, कौन सा परिवार, जो दोनों के दोनों मेरी इज्जत को धूमिल करने में लगी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ मुझे पहले ये सब कुछ पता चल गया, वरना मेरे साथ न जाने क्या क्या हो जाता। इस बात को सोचकर वह अपने आप को धन्य समझता है, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी वो पल याद आया करते हैं जब उसकी पत्नी से उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद पहली मुलाकात उन दोनों की हुई थी। पत्नी ने ढेर सारे वादे किए थे, ढेर सारी कसमें खाई थी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी और तुम्हारी बनकर रहूंगी और ये होगा वो होगा, लेकिन वो सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं जब एक वीडियो उसके सामने आ जाता है। उसके बाद लगातार वह उसी कंपनी में काम करता रहता है और धीरे धीरे काम करते करते उसे लगभग 5 साल बीत जाते हैं। और 5 साल बाद जब एक दिन अपने कलीग के साथ एक पार्टी में जा रहा था तो उसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक पागल महिला आ जाती है जिसके फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े थे और वह पूरी तरह से इस तरह से हो रही थी कि जैसे भीख मांगकर खाया करती है। हालांकि उस महिला को देखने के बाद एक बार तो वह उसे साइड करके यानी कि गाड़ी को रोक लेते हैं और वह आगे निकल जाती है गाड़ी से, तो उसके बाद गाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे जाती है तो उसके बाद जो राजेश होता है वह अपने उस कलीग से कहता है कि भाई गाड़ी रोको, शायद मैं इसे जानता हूँ। उसके बाद वह उतरता है और उतरने के बाद जैसे उस महिला को गौर से देखता तो वह पहचान जाता है कि यह महिला और कोई नहीं, वही आरती है जो कि कभी उसकी पत्नी थी और वह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसके पास से गई थी। अब इसे इस हालत में देखकर वह बड़ा हैरान होता है और उसके बाद अपने दोस्त से कहता है कि यार सच में ये मेरी जानने वाली है और मैं इसे ना अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका ये हाल कैसे हो गया ये मुझे जानना है। दरअसल वो कलीग बाद में यानी कि जब उसका तलाक हो गया था तो उसके बाद उसके साथ काम करने लगा था, तो इसीलिए उसे आरती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर जो राजेश होता है वह उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता और कहता कि यार तू ऐसा कर, मुझे ना किसी हॉस्पिटल में छोड़ दे जहाँ पर मानसिक इलाज होता होगा, मैं इसे एडमिट कराना चाहता हूँ। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है वह उसे ऐसा ही करता है। दिल्ली के एक ऐसे अस्पताल में जहाँ पर दिमाग का डॉक्टर बैठा करता था वहाँ पर ले जाकर उसे पहुँचा देता है। वहाँ पर जाने के बाद जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी को वहाँ पर एडमिट कराता है और उसके बाद कहता है कि साहब देखो ये क्या हो गया इसे और किस वजह से ये इस तरह की हालत में हो गई। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं उसके छोटे मोटे चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद वह उसे बताते हैं कि इसे ना कोई गहरा सदमा लगा है और उसी सदमे के कारण यह ऐसा कर रही है। आप चिंता मत करो, कुछ दिनों की दवाइयों से ये जरूर से ठीक हो जाएगी। राजेश जो होता है जिसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और वह उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है कि क्या हुआ उसके साथ जो ऐसा सब कुछ हो गया, और इसीलिए वह डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करो, इसका इलाज करो और पैसों की चिंता मत करना, जब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद आप मुझे बता देना इसकी छुट्टी करने से पहले। यहाँ पर डॉक्टर साहब इसी बात को मान लेते हैं और वह उसे पूछते भी कि आप कौन लगते हो, तो वो कहता है कि आप पति ही लिख लो क्योंकि मेरी ये तलाकशुदा पत्नी है, इसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है और यह बिल्कुल बेसहारा है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ, आप इसका इलाज करो। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे दवाइयाँ देते हैं, वहीं पर एडमिट रखते हैं और नियमित रूप से दवाई खाने के बाद लगभग 3 महीने में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। जब वह स्वस्थ हो जाती है और पूछने लगती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों रख रखा है, तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसके पति को बुला देते हैं और जैसे ही राजेश यहाँ पर आता है और उस कमरे में जाता है जिस कमरे में आरती बैठी हुई है, तो एकदम से आरती अपनी आंखों में आंसू तो ले आती है लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है, उससे पहले पलट जाती है। राजेश जो होता है वो उससे कहने लगता है कि आरती ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई थी, क्योंकि तुम मुझे इस तरह से पागलों की भांति मिली थी और जब तुम अपने प्रेमी का नाम लेकर वहां से गई थी तो प्रेमी के साथ क्यों नहीं रही। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आरती है वो कहती है कि अब तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुमने तो मुझे तलाक दे ही दिया था और मैं तलाक के लायक ही थी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी जो राजेश होता है वो कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें ठीक करवाया है तो इतना तो हक मेरा बनता ही है कि तुम्हारी कहानी के बारे में मैं जान सकूं।
अब जो आरती होती है वह पीछे मुड़कर उससे कह देती है कि जिस प्रेमी के लिए मैं वहां से गई थी, यानी कि तुमसे तलाक लेकर खुश हो गई थी, वो उस प्रेमी के साथ मैं जाकर रहने लगती हूं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चलता है कि यह जो प्रेमी है यह पहले से शादीशुदा है। उसने मुझे धोखा दिया था और उसके बाद मैं ये बात सहन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा हंसता खेलता परिवार एकदम से उजड़ गया था और मेरी आगे की जिंदगी पूरी तरह से स्थगित हो गई थी। प्रेमी कहता है कि मैं तो केवल तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे शादी करने के लिए बोल रही थी। उसके बाद मैं उससे बार बार ये बात कहती हूँ, मैंने कई बार स्कूल में भी ये बात कही, और जब स्कूल वाले ये चीज़ देखते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चला हुआ है और ये एक दूसरे से शादी करने के लिए कह रहे हैं, उस बात पर लड़ाई हो रही है, तो उसके बाद स्कूल में करेक्टर की वजह से मुझे निकाल दिया जाता है और साथ में अमन को भी निकाल दिया जाता है। अब जैसे अमन को वहां से निकाला गया था तो उसके बाद अमन मुझे अपने कमरे से भगा देता है और कहता है कि यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को सुनकर एकदम से पूरी तरह से परेशान हो जाती हूं और मुझे बहुत जोर से धक्का सा लगता है। उस धक्के से लगने के बाद मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए अमन के खिलाफ कि उसने मेरा फायदा उठाया है और फायदा उठाने के बाद ये सब कुछ किया है। लेकिन उसके बाद अचानक से मुझे न जाने क्या हो जाता है और मैं पूरी तरह से सब कुछ भूल जाती हूँ और फिर यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी यादें आने लगती हैं। इन बातों को सुनने के बाद जो राजेश है वह समझ जाता है। इधर यहाँ पर जो उसकी पत्नी आरती होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश कहता है कि चलो ठीक है, मुझे जो जानना था वो मुझे पता चल गया है और अब तुम ठीक हो गई हो, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने जीवन को जी सकती हो। इसके बाद ऐसा कहकर राजेश जाने वाला होता है, लेकिन तभी जो आरती जिसकी आंखों में आंसू थे वह पीछे मुड़ती है और एकदम से राजेश को रोकने के लिए कहती है कि राजेश रुक जाओ। उसके बाद जो राजेश से रुकता है और पूछने लगता है कि बताओ क्या बात है, तो आरती उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि राजेश अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लायक तो नहीं हूं, लेकिन तुमसे माफी अगर मिल जाएगी तो उसके बाद जीवन आगे का आराम से व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं और कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वह कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और कोई भी दिक्कत नहीं है। आरती अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और वहीं पर जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। राजेश जो होता है वहां से निकलता है और निकलने के बाद ढेर सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, क्योंकि आरती ने आज सच्चे आंसू दिखाकर उससे माफी मांगी थी और जो राजेश होता है वह सोचता है कि इसको तो बेचारी को ऊपर वाले ने इसका फल दे दिया है। देखो इतने दिन भिखारियों की तरह रही थी और अब जब ये ठीक हो गई है तो क्यों ना इसे माफ करके घर ही ले चलता हूं। उसके बाद राजेश दोबारा से अंदर घुसता है और अंदर घुसने के बाद कहता है कि देखो अगर तुम्हें काम की ही जरूरत है तो क्या तुम मेरे घर का काम कर सकती हो। इस बात को सुनकर जो आरती है वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे अपने घर पर काम दे दोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे भी इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। राजेश जो होता है वह उससे कहता है कि ठीक है मेरे घर पर आ जाओ और वहां पर उसे काम करने देता है। कुछ दिन वो वहां पर काम करती है और काम के दौरान कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो कभी पहले वो एक दूसरे के साथ जिया करते थे और उसके बाद दोनों में फिर से नजदीकियां बढ़ती हैं। आरती माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद जो राजेश है फिर से उसे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और घर के अंदर रखने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक ननद और भाभी ने मिलकर अपने भैया को ऐसा सिला दिया जिस सिले को लेकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और ये सब कुछ कर बैठता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।